नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक का चौथा अध्याय मानव विकास का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो पार्ट जरूर देखिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। इस वीडियो में जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना है, मानव विकास के उपागम, कि जो आखिर मानव विकास हम बात कह रहे हैं कि मानव विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक हर किसी की पहुंच होनी चाहिए, उस मानव विकास को मापने के लिए क्या उपागम है। उपागम मतलब कि विधियां। देखो, शब्दों का खेल है, हिंदी में थोड़ा कठिन भाषा होता है तो समझ में नहीं आता। उपागम मतलब विधि। आप देख सकते हो कि मानव विकास को मापने की कौन सी विधियां हैं। मानव विकास की समस्याओं को देखने के अनेक ढंग हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं कि मानव विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। कुछ महत्वपूर्ण उपागम या विधियां 3 प्रकार से या 4 प्रकार से हैं, जो इस प्रकार से हैं। आय उपागम। आय उपागम मतलब है मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखना। देखो, अगर किसी मानव के पास एक अच्छी इनकम होगी तो जाहिर सी बात है वो उन मूलभूत सुविधाओं को पा सकता है जिसका वो हकदार है। तो मानव विकास के लिए एक जरूरी है कि उसकी आय, मानव की आय होना बहुत जरूरी है, एक सुनिश्चित और एक सही आय हो। दूसरा है कल्याण उपागम। ठीक है, कल्याण उपागम में देखा जाता है मानव को लाभार्थी के रूप में। इसमें मानव का ज्यादा रोल नहीं होता, जो रोल होता है वो स्टेट का रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल होता है कि कल्याणकारी योजनाओं में गवर्नमेंट कितना निवेश कर रही है, गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही है समाज कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, पेंशन के माध्यम से, शिक्षण सुविधाओं के माध्यम से, बच्चों को या फिर निम्न तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए, निम्न जाति के वर्ग को पढ़ाने के लिए, गरीबों को पढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। तो ये कल्याणकारी उपागम में आता है। अगर सरकार कल्याणकारी योजनाओं में अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा इनपुट देती है, रोजगार उपलब्ध कराती है मनरेगा, नरेगा के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है मानव विकास अच्छा होगा। तीसरा एक है न्यूनतम आवश्यकता उपागम। इसमें हम देखते हैं कि मानव को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी जल, भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है हम इस विधि के माध्यम से कह सकते हैं कि मानव विकास आपका खाली किताबों में है, देखने के लिए हकीकत में नहीं मिल रहा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि भारत मानव विकास के मामले में बहुत आगे है, लेकिन हम देखें कि वहां पर भुखमरी है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, स्वच्छ पेयजल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि मानव के पास न्यूनतम आवश्यकता नहीं है। और आप कह रहे हो मानव विकास का नहीं हो सकता। जिस तरीके से हम आय के आधार पर कह सकते कि मानव विकास हो रहा है, कल्याणकारी उपागम के आधार पर कह सकते, सरकार की योजनाओं के आधार पर हम कह सकते कि मानव विकास हो रहा है, नहीं हो रहा, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल वगैरह बुनियादी जरूरतें समान ना हो तो हम कह सकते हैं कि मानव विकास नहीं हो रहा, निराधार है। उसी प्रकार से चौथा है क्षमता उपागम। ये अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया उपागम है, जिसमें हम देखते हैं कि मानव के पास क्या संसाधनों तक पहुंच है, कि मानव इतनी काबिलियत रख रहा है किसी देश का, किसी क्षेत्र का, कि वो रोजगार पा सकता है, घर पा सकता है, आजादी पा सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं पा सकता है। अगर किसी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं हैं लेकिन वो गरीबों तक नहीं पहुंच रही है तो हम कहेंगे वहां का क्षमता, हर एक गरीब के पास क्षमता उपलब्ध नहीं है। वहां पे क्षमता उपागम के तहत हम कह सकते हैं कि मानव विकास नहीं हुआ है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि अब बात आती है कि हमने देख लिया मानव विकास के केंद्र बिंदु देख लिए, मानव विकास के स्तंभ देख लिए, हमने मानव विकास का उपागम भी देख लिया। अब जो चौथा टॉपिक है हमारा, जो अगला टॉपिक है वो है मानव विकास का मापन कैसे करें। हमने देखा भाई मानव विकास आय उपागम देख लिया, कल्याण उपागम देख लिया। अब जो मानव विकास का यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपनी रिपोर्ट बनाता है
1990 से कंटिन्यूसली बना रहा है, वो कैसे बनाता है, किस आधार पर बनाता है? उसमें नॉर्वे को नंबर 1 दे रखा है, दूसरे पे किसी को दे रखा है, तीसरे पे निम्न कोटि वाले देश हैं। किस आधार पर वो अपनी रिपोर्ट बनाता है? तो किस प्रकार से मापन किया जाता है इसका? तो हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक, जो मानव विकास जो इंडेक्स है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। मतलब कि मानव विकास जो इंडेक्स आती है, जो इंडेक्स बनता है, वो इंडेक्स में एक रैंक दी जाती है। मानव विकास के इंडेक्स में सभी देशों को, दुनिया के देशों को रैंक दी जाती है। किसके आधार पर रैंक दी जाती है? स्वास्थ्य के आधार पर, संसाधनों तक पहुंच के आधार पर, शिक्षा के आधार पर यह रैंक दी जाती है। और जिसका इन तीनों चीजों में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उनको ऊपर रैंक पे रखा जाता है। जिनका परफॉर्मेंस खराब होता है, उन्हें नीचे की रैंक पे रखा जाता है। जैसे कि अगर आप देखिए, अब नंबर कैसे दिए, देखो रैंक दी जाती है, लेकिन नंबर कैसे दिया जाता है? देखो, जैसे कि हमने लिया एक स्वास्थ्य, पहला है हमारा स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। जो हमारे टोटल नंबर दिए जाते हैं, किसी को हम रैंक दे रहे हैं, देखो हम परीक्षा में, जब हम परीक्षा देते हैं, उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है, उसके बाद रैंक घोषित होती है कि फर्स्ट पोजीशन पर ये आया, सेकंड पोजीशन पर ये आया, थर्ड पोजीशन पर ये आया। ठीक है, ये रैंक दी जाती है। तो किस आधार पर दी जाती है? नंबर दिए जाते हैं, 100 नंबर, 50 नंबर, 10 नंबर या 20 नंबर, जितना नंबर का परीक्षा होता है। तो उसी प्रकार से जो मानव विकास सूचकांक का जो देशों का परीक्षा होता है, उसमें एक नंबर दिया जाता है, एक नंबर में से नंबर दिया जाता है। ठीक है, कैसे दिया जाता है देखते हैं। 3 सूचक हैं, जिसके सूचक मतलब कि जो बताते हैं, सूचना देते हैं, सूचना देते हैं कि जिसके आधार पर बताते हैं कि 3 देश, कौन सा देश कितना पानी में है। ठीक है, हथियारों से, परमाणु बम से देश संपन्न नहीं होगा, संपन्न होगा मानव विकास से। भुखमरी का जब खात्मा होगा, बीमारियों का खात्मा होगा, सभी को सारी सुविधाएं मिलेंगी, उससे देश का विकास होगा। ठीक, तो 3 सूचक जो बताए गए हैं, पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य में क्या देखा जाता है? स्वास्थ्य में देखा जाता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, कि उस देश का नागरिक कितना जीवित पैदा हो रहा है, और जो पैदा हो रहा है वो कितना आयु तक जी रहा है। तो इसके आधार पर अपना एक नंबर में से नंबर दिया जाता है। कितने नंबर में से? एक नंबर में से नंबर दे दिया, 0.5 दे दिया, 0.7 दे दिया, कितना भी नंबर दे दिया। ठीक, अब शिक्षा में से एक नंबर दिया जाएगा। जैसे कि हमारा पेपर होता है, पेपर 4-5 पेपर होता है हमारा, और हर एक पेपर 100 नंबर का होता है। तो इनका देशों का मानव विकास सूचकांक में देशों का पेपर होता है, 3 पेपर होता है। ठीक है, 3 ठो पेपर होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। ठीक, पहला पेपर में 1 में से नंबर दिया जाएगा, दूसरा में 1 में से, फिर 1 में से। ठीक, अब जो शिक्षा है, शिक्षा में से क्या, इसमें क्या टेस्ट लेगा? वो टेस्ट ये लेगा कि वहां का पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना है, प्रौढ़ आदमी कितना पढ़ा लिखा हुआ है, और कितना बच्चा लोग स्कूल जा रहा है। ठीक है, आप भी स्कूल जा रहा है तो आपका इसमें नाम आ गया होगा। ठीक, डाटा कलेक्ट किया होगा, तो कितना लोग जा रहा है, उसमें से कितना नंबर दे देगा? 1 नंबर। ठीक, 1 में से जितना नंबर आएगा, 0.5, 0.7, 0.8, जितना भी नंबर आएगा वो दे देगा आपको। फिर संसाधनों तक पहुंच, ये कैसे? प्रति व्यक्ति आय कि उस देश का इंसान कितना कमा रहा है। ठीक है, उसके आधार पर 1 नंबर दे दिया जाता है, 1 में से नंबर दे दिया जाएगा। अब क्या होगा भाई, 3 पेपर होगा, 3 परीक्षाएं होगी हमारा। अब क्या करते हैं कि इन तीनों को जोड़ दिया जाता है। सोचो हमें तीनों में 1-1 नंबर मिला, टॉपर है कोई देश, सोचो टॉपर है, वो 1 नंबर लिया, स्वास्थ्य में 1 लिया, शिक्षा में, और 1 लिया संसाधन में। अब इन तीनों को जोड़ दिया गया। ठीक, और इसे 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, तो मतलब कि कितना रैंक आया इसका, कितना टोटल में से, टोटल कितना नंबर आया? 3 में से 3 ठो नंबर, 1 में से 1 नंबर आया इसका। ठीक, तो यानी ये क्या, कौन सा, ये देश कौन सा बच्चा है? टॉपर बच्चा, शर्मा जी का लोंडा। ठीक है, तो ये वही देश है। तो अब जैसे कि जो ऊपर रैंक का होगा उन्हें ज्यादा नंबर मिलेगा, जो नीचे रैंक का होगा ना कम नंबर मिलेगा। ठीक, तो हम मतलब 3 आधारों पर ये देते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है मानव विकास का मापन किस प्रकार से किया जाता है, तो आप सीधे नॉर्मली बता सकते हो कि जो मानव विकास में जो रैंक दिया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर दिया जाता है। हर एक स्वास्थ्य, शिक्षा, 3
परीक्षा होता है विद्यार्थियों का देशों का, ठीक है। उनमें से हर एक को एक एक नंबर दिया जाता है, फिर उसमें से सारों को जोड़ दिया जाता है, फिर 3 ठो से भाग दे दिया जाता है, फिर एक नंबर आता है, जो रैंक आता है फिर उनके हिसाब से इंडेक्स जारी कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है मानव विकास सूचकांक, जो अब देखो ये मानव विकास सूचकांक जो इंडेक्स दिखा रहा है कि भाई नॉर्वे इतने नंबर पर है, भारत इतने नंबर पर है। अब मेरे ख्याल से भारत 125 126 कुछ ऐसे नंबर पर है। नया डाटा देख लीजिएगा गूगल, अगर आप यूट्यूब पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर पढ़ सकते हो तो जाहिर सी बात है इतना जानकारी होगा कि आप खुद अपना मेहनत करके गूगल पर एक बार जाके देखिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत का रैंक कितना है, ठीक। अगर वरना पाठ्य पुस्तक में होगा वो आपका पुराना डाटा होगा, लेकिन अभी करंट का डाटा आप देखिएगा, ठीक। ये काम मैं नहीं करने वाला, थोड़ा आप भी करिए। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में हुई उपलब्धियों को बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ, संसाधनों के क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ। अच्छा बातें बताता, कमियां नहीं बताता। इसका सबसे बड़ा कमी है कि मानव विकास किसी देश की कमी नहीं बताता। कमी कौन बताएगा? कमी बताने के लिए एक नया सूचकांक जारी कर दिया, मानव विकास सूचकांक नहीं, मानव गरीबी सूचकांक। यह बताता है किसी देश में कितना गरीबी है, कितना लोग मर रहा है, कितना लोग अशिक्षित है, कितना लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रहा। इसका अपना एक अलग वो है, लेकिन हमारे यहाँ पर टॉपिक नहीं तो उसे हम नहीं देखेंगे। मानव गरीबी सूचकांक ये मानव विकास में कमी बताता है कि कहां पर कमी है, ठीक। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में कर देना। अब यह है कि हमने देखा कि भाई मानव विकास का मापन आ गया, ठीक। अब अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं कि हम देखें कि कौन सा देश सबसे ऊंची श्रेणी पर है, कौन सा देश नीचे श्रेणी पर है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब भी आप पढ़ें तो अपनी पाठ्य पुस्तक लेके जरूर बैठें, ठीक है। उसमें एक अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं नाम का एक टॉपिक है, वो देखिएगा, उसमें एक इंडेक्स बना होगा, ठीक। उसमें दे रखा मानव विकास स्तर, जो सबसे बढ़िया, टॉपरों में टॉपर, फिर बीच का बच्चा, फिर बैक बेंचर, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया मानव विकास का स्तर। और HDI का स्कोर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का स्कोर कितना आया, उसका नंबर कितना आया है, और देशों की संख्या। देखो सबसे हाई पर जो है 0.80 से ऊपर वाले जो देश हैं वो सबसे हाई रैंक पर हैं। उसमें कितने देश हैं? टोटल 49 देश हैं। और ठीक, और उच्च में जो हाई लेवल पर है 0.70 से 0.80 के बीच में, इसमें कितना देश है? टोटल 58 देश हैं। मध्यम में जो है 0.56 से 0.699 के बीच में है, इसमें कितने देश है? 40 देश है। और निम्न में 0.555 से नीचे वाले देश हैं। ये जो डाटा है 2016 का है, करंट का डाटा आप एक बार गूगल सर्च करिएगा, वहां पे जाके देखिएगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा चतुर चालाक बनिए। ज्यादा अगर हम ही सारा चीज बताएंगे तो थोड़ा विकलांग बन जाओगे, ठीक है। विकलांग मतलब कि सारा बना बनाया मिल जाएगा। थोड़ा देखिए, मेहनत करिए, रिसर्च करिए, नया मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक। बस मेहनत से ही जंग जीती जाती है। दिमाग का प्रयोग बहुत जरूरी है मेहनत के साथ साथ, ठीक। अब एक बात यह है कि जो सबसे बढ़िया देश है, जिनका इंडेक्स में रैंक अच्छा आया है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि इन्होंने इनका इतना अच्छा इंडेक्स रैंक आया। देखो जो बच्चा टॉपर होता है वो क्या करता है? वो पढ़ता ही है ना, अच्छे से पढ़ता है, स्ट्रेटजी बनाता है, हर एक टॉपिक पढ़ता है, तो अच्छा होता है। तो इसमें किसका रोल ज्यादा था? जो देश सबसे ऊपर टॉपर आया है उस देश का सरकार का योगदान अच्छा है, वहां का नागरिक अच्छा है, उसकी देश की सरकार ने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में निवेश किया है, शिक्षा क्षेत्र में निवेश किया है, शिक्षा हर एक तक पहुंचाई है, अच्छा क्वालिटी का शिक्षा पहुंचाया, अंधविश्वासी वाला शिक्षा नहीं पहुंचाया, ऐसा शिक्षा पहुंचाया जिससे कि मानव विकास हो सके, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ सके, वैज्ञानिक सोच आगे बढ़ सके, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं दी हैं तो जाहिर सी बात है वो देश क्या करेगा? तरक्की करेगा, तो अच्छा रैंक आएगा। लेकिन जो मध्यम वाला है कि आखिर इनका पिछड़ा होने का रीजन क्या है? देखिए, ये जो देश थे मध्यम में, जो 40 देश हैं, भारत है, अफ्रीका है, पाकिस्तान है, अफ्रीका में कई सारे देश हैं, पाकिस्तान है, ये सर सऊदी अरब, ये सब जो इनका रैंक रीजन नीचे आया, उनका रीजन ये है क्योंकि ये पुराने टाइम पर 20वीं शताब्दी में 200-200 साल तक, 300-300 साल तक इन पर दूसरे देशों ने राज कर रखा था। इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेनियों ने राज कर रखा था इन ऊपर। इनका देश का शोषण किया गया, आर्थिक शोषण किया गया, सामाजिक शोषण किया गया, राजनीतिक शोषण किया गया है,
इनके लोगों को दूसरे देश में बेचा गया है, संसाधनों को खत्म किया गया है, उनके संसाधनों को चुरा के अपने देश में ले जा पहुंचाया गया है। भारत का जो संसाधन था वो दूसरे देश में जाके संसाधन बन गया, उस देश की तरक्की बन गया। तो जाहिर सी बात इनका शोषण होगा ना। अब आप बताइए, मैं बचपन में आपको पढ़ने ना दूं और बचपन में आपसे मजदूरी करवाऊं, मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूं कि आप बड़ा होकर कलेक्टर बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। बन भी सकते हो, कहानी आएगा कि चाय बेचने वाला कलेक्टर बना, खैर वो बात अलग है। ठीक, कलेक्टर बनिए, देश को जरूरत है बढ़िया आईएएस अधिकारियों का। ठीक, तो यहां पर यह बात है कि जिसके ऊपर हम अच्छा इन्वेस्ट करेंगे वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। जो मध्यम श्रेणी के देश हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए देश हैं, इन पर पहले किसी और की गुलामी थी, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं धीरे धीरे, भारत भी सुधर रहा है, लेकिन हमें बहुत सारी चीजें सुधारनी है। ठीक, दूसरी बात है जो निम्न श्रेणी के देश हैं जिनमें अच्छा रैंक नहीं आया है, वहां पे गृह युद्ध है, अशांति है, ये बहुत सारे कारण हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने, अपने देश का रैंक सुधार सकें, अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन कर सकें और इस देश की समस्याओं को ख़त्म कर सकें। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं आप, सिर्फ परीक्षा में पास करने नहीं बैठे हैं आप। ठीक है, अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप चाहते हैं कि देश की सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आए, आर्थिक व्यवस्था में बदलाव आए, तो ये जरूरी है कि हम पहचान सके कि हमारी कमियां कहाँ हैं। तो आपको वो जानना होगा, समझना होगा, लड़ना होगा जो कमियां हैं उनसे। तो बेटा लोग, बच्चा लोग, पढ़िए, खूब पढ़िए। आप अगर YouTube पर मोबाइल में देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप इतने सक्षम हैं कि आपके पास पढ़ने की काबिलियत है और आप पढ़ सकते हैं। आपके पास कुछ एक संसाधन है जिसके सहयोग से ये पढ़ सकते हैं। बहुत जरूरी है सही टाइम पर अगर दिशा निर्देश मिल जाए, बहुत जरूरी है कि आप अपने, देखो एक सुपर 30 का एक डायलॉग है, सुपर 30 मूवी का, कि अगर एक बच्चा अच्छे से पढ़ जाए ना, उसका पीढ़ियां बदल जाता है। तो आप जितने लोग हों अच्छे से पढ़िए, रोजगार झक मार के आएगा। जय हिंद, जय भारत और आज जय किसान, जय जवान।